नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपके ट्रिपल सी की टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है G2G का पूरा नाम क्या होता है। जो G2G होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। पूछा गया है G2G का पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपका ई गवर्नेंस है, जिसमें पूछा जाता है कि G2G का फुल फॉर्म क्या होता है। तो G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या। जो उमंग ऐप होता है आखिर इसमें जो एन होता है, एन का अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे उमंग ऐप में जो एन होता है, एन का अर्थ होता है न्यू एज, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो आधार कार्ड है आखिर ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे आधार कार्ड को UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे आप आधार कार्ड से संबंधित कोई भी आपको डाउट होता है तो आप क्या सर्च करते हैं, UIDAI सर्च करते हैं, उसमें आपको आधार कार्ड से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब आप आधार कार्ड संशोधन कराने जाते हैं तो वो कहाँ से होता है, UIDAI के माध्यम से होता है। आप इसको अपने गूगल क्रोम और गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए आप क्या उपयोग करेंगे। जो आपको तत्काल होता है, जैसे आप इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट हो सकता है, रियल टाइम और कम्युनिकेशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो वास्तविक और तत्काल समय संचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर हम उसके लिए इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, साथ साथ आप भी कमेंट करते चलेंगे तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपको भी याद होने वाले हैं। पूछा गया है NEGP कब लॉन्च किया गया है। जो आपका NEGP है आखिर ये कब लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे NEGP को 18 मई 2006 में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। NEGP को 18 मई 2006 में लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है जो आपका UPI होता है, UPI पेमेंट इंटरफेस। UPI का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखेंगे जो हमारा UPI है इसको NPCI द्वारा विकसित किया गया है। और आपसे NPCI की यदि फुल फॉर्म पूछे तो NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखेंगे NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैंक किस पर ब्याज देता है। जो बैंक है आखिर ये किस पर ब्याज देता है। तो याद रखेंगे जो बैंक है वह हमारी डिपॉजिट राशि पर ब्याज देती है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक उस पर ब्याज देगा, ना कि आपकी डिपॉजिट लोन पर। क्या आपने कोई लोन लिया है उस पर ब्याज देगा नहीं। आपने कोई प्रकार का जैसे पैसा निकाल लिया है तो क्या उस पर कोई लोन देगा, मतलब कोई ब्याज देगा, तो बिल्कुल नहीं। आप जो पैसा डालेंगे सिर्फ आपको लोन मिलेगा, सॉरी आपको जो ब्याज मिलेगा उसी पर मिलेगा। तो जो भी आप पैसे जमा करते हैं, जो भी आप धनराशि जमा करते हैं, सिर्फ उस पर हमें ब्याज मिलता है, ना कि यहाँ पर लोन्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में पे चेक का भुगतान कैसे किया जा सकता है। जो पे चेक होता है आखिर इसका भुगतान कैसे किया जा सकता है। तो याद रखेंगे जो हमारी चेक होती है इसका भुगतान होता है जब आप बैंक जाते हैं, बैंक खाते में जमा करके आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको कोई चेक मिलती है और जब आपको जो कोई चेक मिलती है आप उसको बैंक जाते हैं, बैंक के माध्यम से आपको पैसा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा, बाय डिपोजिटिंग इनटू बैंक अकाउंट। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है चेक की वैधता अवधि कितनी होती है। जो चेक होती है आखिर ये कितनी अवधि की होती है। तो याद रखेंगे जो चेक की अवधि होती है वो होती है 3 मंथ की। जो चेक होता है जैसे आप कोई चेक है आपके पास, यदि जैसे आपकी चेक आज आपकी चेक इशू हुई है और यदि आप इस 3 महीने के अंदर आपको इसको क्या नहीं कराते हैं, मतलब 3 महीने के अंदर आप इसको बैंक अकाउंट में नहीं ऐड करते हैं या आपको नहीं भंजाते हैं, कहने का मतलब है नहीं पैसे निकालते हैं, तो 3 महीने के बाद यह चेक आपकी ख़राब हो जाएगी। तो जो भी यदि आपको कभी भी कोई भी चेक मिले तो उसको 3 महीने के पहले अपना पेमेंट ले लेना चाहिए, अन्यथा आपकी चेक खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है बैंक किस पर ऋण नहीं देता। जो बैंक है मैंने अभी आपको बताया, जो बैंक ऋण देता है वो आपकी धनराशि पर देता है। यहाँ पर लिखा गया है किस पर ऋण नहीं देता। तो जो बैंक होता है वो आपकी गोल्ड पर ब्याज देगा, आपके LIC पॉलिसी पर ब्याज देता है,
और मेन चीज़ है आपके एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर भी देता है। लेकिन जो आपकी लॉटरी टिकट होते हैं इन पर आपका कोई भी ब्याज नहीं मिलता। जो आपके ऋण लेने का मतलब है, यहाँ पर आपको लोन से बात चल रही है कि आपको लोन किस पर मिल सकता है। तो लोन आपका गोल्ड पे भी मिल सकता है, एलआईसी की पॉलिसी पर भी मिल सकता है और आपका एनएससी सर्टिफिकेट पर भी मिल सकता है। लेकिन जो आपका लॉटरी टिकट है इस पर आपको ऋण नहीं मिलता, मतलब लोन नहीं मिलती। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है एईपीएस का पूरा नाम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। जो एईपीएस है क्या इसका पूरा नाम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है? तो याद रखेंगे बिल्कुल सही, एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है पीओएस का क्या अर्थ है। जो पीओएस है खैर इसका क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे जो पीओएस होता है इसका अर्थ होता है पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का अर्थ क्या होता है? तो पीओएस का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित होता है? और आपसे क्वेश्चन पूछता है ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जो ओटीपी होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। और यह क्यों सुरक्षित होता है? यह इसलिए सुरक्षित होता है क्योंकि हर जगह के लिए अद्वितीय होता है। जैसे आपका एक ओटीपी है या तो आपका 5 मिनट या 10 मिनट, इससे अधिक के लिए नहीं होता। तो जब भी आप कहीं पर भी लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी सिर्फ एक बार के लिए लॉगिन होता है। जैसे आपने एक बार कोई ओटीपी भेजा और आपने उसको एंटर नहीं किया, आपने यदि दोबारा ओटीपी भेज दिया तो वो आपका ओटीपी खराब हो जाता है। तो एक ओटीपी होता है वो आपको 5-10 के लिए वैलिड हो सकता है, 5-10 मिनट के लिए। तो याद रखेंगे यूनिक फॉर एवरी एक्सेस, प्रत्येक एक्सेस के लिए आपका नया कोड आएगा, नया पासवर्ड आएगा, नया आप कह सकते हैं वन टाइम पासवर्ड इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो। जो हमारा यूनिक कोड होता है वो उसको ओटीपी कह सकते हैं। प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग से हमारा पासवर्ड आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो याद रखेंगे हमारे बैलेंस चेकिंग, ट्रांजेक्शन, पेमेंट्स। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? जो आरटीजीएस होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो आरटीजीएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखेंगे आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नमस्कार साथियों, ट्रिपल सी का दिव्यास्त्र आ चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को एक ही बार में बहुत अच्छी ग्रेड से पास करना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी ई बुक जिसके माध्यम से आप अपने इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके, तो मैं सुनील कुशवाहा आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ट्रिपल सी का दिव्यास्त्र। इस दिव्यास्त्र के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे जो आपके ट्रिपल सी की सभी चैप्टर है। जैसे आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये चैप्टर आप 43 पेज में किया गया है। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर आता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम टोटल आपको जैसे देखें 44 से लेकर 68 पेज तक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलने वाला है। इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, इसके बाद आप देखेंगे जो आपका अगला चैप्टर बनता है वो हमारा स्प्रेडशीट का है जो आपके 105 पेज तक है। प्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन इंटरनेट एंड डब्ल्यू। इसके बाद ईमेल, और जो आपका 8वां चैप्टर है वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। इसके बाद जो 9वां चैप्टर आता है वो हमारा ओवरव्यू और फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इस प्रकार से 200 पेज आपके यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो आपके वन लाइनर, जैसे प्रत्येक चैप्टर के आपके वन लाइनर आपके हो चुके हैं जो आपको मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। उसके बाद जो आपके लिए इंपोर्टेंट होगा फुल फॉर्म है, यहाँ पर आपके लिए फुल फॉर्म भी है, 3 पेज में फुल फॉर्म है। उसके बाद शॉर्टकट कुंजी में जो आपके एग्जाम सीधे पूछ जाती है। और खास बात आपके लिए यहाँ पर ट्रिपल सी का पेपर भी है, मतलब ई बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी अच्छे से की है। इसके बाद जैसे आप इसको आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्टूडेंट वो है जो पास हो चुके हैं, जो पिछले महीने का रिजल्ट है। सबसे पहला चैप्टर है जैसे हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आता है। जैसे हमने पहला चैप्टर देखा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हमने इसके बारे में पढ़ा जैसे कंप्यूटर की परिभाषा। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कुछ होने वाला है। तो और यदि आप इस ई बुक को खरीदना चाहते हैं तो ई बुक को खरीदने के लिए आपके सामने एक मोबाइल नंबर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने ये मोबाइल नंबर आया और साथ में आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी दिख रहा है। यदि आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जैसे आप मैसेज करते हैं आपको लिखना होगा हेलो सर ई बुक, वहां पर अभी देखेंगे इसका ऑफर चल रहा है। यदि आप इस ई बुक को आज की बात लेते हैं, मतलब आज और कल में लेते हैं, तो यह ई बुक आपको सिर्फ 49 में मिलने वाली है। क्योंकि पहली बार किताब लॉन्च हुई है तो यह किताब आपके लिए 50% डिस्काउंट पर है। और यदि जो स्टूडेंट इस किताब को बाद में लेगा तो उसको ये 49 से छोड़कर 99 में मिलने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी इस ई बुक को प्यार दिखाएं। यकीन मानिए
ये ई बुक आपके लिए एक प्रकार से दिव्यास्ती साबित होने वाली है। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा, डेटा पढ़ा, कंप्यूटर इतिहास पढ़ा, अबेकस के बारे में, नेपियर जॉन्स बॉर्न, पास्कल, जनरेशन है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। इस प्रकार जैसे हमने पहला चैप्टर पूरा किया है, इस प्रकार जैसे हम जाएंगे, जब हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन भी स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद जब हमारा ये पहला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही हमारा यहाँ पर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, दूसरे चैप्टर का नाम अभी आप देख कर आए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे ही हमारा जो दूसरा चैप्टर यहाँ से देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सरल परिभाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, जो आपकी बायोस होता है, पोस्ट होता है, सारा कुछ, मैं कहने का मतलब है सारा कुछ आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों में शेयर करें। और आप नीचे देखेंगे, जब आप नीचे पहुंच जाएंगे वीडियो को, दीजिए आपके लिए उत्तरमाला भी है, पेपर भी है, तो ठीक उसी प्रकार का आपके लिए पूरा कंटेंट दिया गया है। और बहुत साथी और डाउट ये भी है कि हमें इसका पीडीएफ मिलेगा या बुक मिलेगी, तो मैं आपके डाउट के लिए बता दूं, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि पीडीएफ आप जैसे ही हमें आप मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद आपके सामने एक क्यूआर आएगा, आप जैसे क्यूआर पर 49 रुपए पे करते हैं, तो आपके सामने तुरंत आपका पीडीएफ आ जाएगा। लेकिन यदि आप इस किताब को मंगाते हैं, तो मैंने जब अमेजोन से बात की, और अमेजोन से वो होते हैं, और उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट से भी भेजने का सोचा, तो वहां पर बता रहे हैं कि ये जो आपकी किताब है, आपने बताया कि सर आपकी किताब 225 प्लस पेज की है, तो हम अमेजोन पर इस किताब को लगभग 250 रुपए में बेचेंगे। लेकिन मैंने सोचा स्टूडेंट को जब मैं ये किताब 49 रुपये में दे सकता हूँ, तो मुझे 250 रुपए देने की क्यों जरूरत है? तो यकीन मानिए, मैंने आपके लिए अच्छा ही सोचा है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें बुक ही परचेज करनी है, लेकिन आपको 250 रुपए देने से अच्छा है आपको ये किताब 49 में मिल रही है, तो अभी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसको आपका पूरा पीडीएफ जो आपको 225 प्लस पेज का है पूरा मिलने वाला है। तो यकीन मानता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और आपको ये किताब भी अच्छी लगेगी। आप एक बार इसको परचेज करके देख सकते हैं। आपकी ट्रिपल सी एकदम पूरा सिलेबस, नाइलेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है, पूरा इस किताब के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जो भी अपनी ट्रिपल सी एग्जाम को एक ही बार में बहुत अच्छी ग्रेड से पास करना चाहते हैं। और खुशखबरी की बात ये भी होने वाली है कि डेली शाम इस दिव्यास्त को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपके देखेंगे, आप यहाँ पर क्लास होंगी आपकी डेली शाम 6 बजे, और आप प्रैक्टिस के लिए इसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस ई बुक के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, इस ई बुक को ले सकता है, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आधार सीडिंग क्या? जो आधार सीडिंग है, आखिर ये क्या है? तो याद रखेंगे, जो आधार सीडिंग है, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना आधार सीडिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो अभी आपने बुक के बारे में सुना, यकीन मानिए ये दिव्यास्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके प्रैक्टिस सेट हम शाम 6 बजे चलाने वाले हैं, तो आपके लिए रिवीजन के लिए ये बेस्ट ई बुक हो सकती है। आज और कल के लिए इसका प्राइस मैंने बताया है कि 1 फरवरी और 2 फरवरी होने वाला है। तो यकीन मानिए ये दिव्यास्त आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यदि आप इस को खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो आप जरूर इस ई बुक पर प्यार दिखाएंगे। इसमें आपका सारा कुछ कंटेंट, सारा कुछ आप इसमें देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? जो भारतीय मुद्रा चिन्ह है, इसको आधिकारिक रूप से 15 जुलाई 2010 से अपनाया गया। याद रखें कब से अपनाया गया, तो 15 जुलाई 2010 से अपनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, चेक के त्वरित निपटान के लिए प्रयोग होता है। जो आपका चेक होता है, आखिर आप जब बैंक में जाते हैं चेक भजाने के लिए, आखिर वो कौन सी मशीन से आपकी पढ़ी जाती है, किसके माध्यम से चेक को पढ़ा जाता है? तो वो मशीन होती है आपकी MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। जो आपकी चेक पढ़ने वाली मशीन होती है वह MICR होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। और यह एक इनपुट डिवाइस है, इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, IMPS का अर्थ क्या है? जो IMPS है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे IMPS का अर्थ होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेट बैंकिंग सुविधा कौन देता है? तो जो नेट बैंकिंग सुविधा है वो SBI भी देती है, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ATM डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है? जो हमारे ATM कार्ड होता है, आखिर ये कितने अंकों का होता है? तो याद रखेंगे, जो हमारा ATM होता है वो 16 अंकों का होता है। ATM कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो वो कितने अंकों का होता है? 16 अंकों का हो सकता है। और आपसे पूछा जाता है आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे आधार कार्ड भी हमारा कितने अंकों का होता है? तो आप कहेंगे आधार कार्ड हमारा
12 अंकों का होता है। और जो एटीएम कार्ड होता है वो कितने अंकों का होता है? 16 अंकों का होता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखेंगे, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि मशीन वातावरण के अनुसार कार्य बदले तो वह क्या कहलाती है? जो मशीन है यदि वातावरण के अनुसार कार्य बदलती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो आप कहेंगे बुद्धिमान इंसान ही ऐसा कर सकता है। जैसे कि एक कोई इंसान है, यदि उसको गर्मी लगती है तो वो क्या करेगा? वो अपने पास ठंडी की व्यवस्था करेगा कि मुझे कैसा भी करके ठंडा पानी मिल जाए। लेकिन यदि उसको ठंडी लग रही है तो वो क्या करेगा? वो चाय पीने की व्यवस्था करेगा। तो वो कौन कर सकता है? एक बुद्धिमान इंसान ही कर सकता है। तो याद रखेंगे, पूछा गया था यही कि यदि मशीन वातावरण के अनुसार कार्य करती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी बुद्धिमान कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एआई के लिए सामान्य भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे, एआई के लिए जो हमारी सामान्य भाषा है वो है पाइथन। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके लिए जो सामान्य भाषा है वो है हमारी एआई। एआई का प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल साक्षरता मिशन है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है? तो याद रखेंगे, डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना। नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना, ये किसका उद्देश्य है? तो याद रखेंगे, यह आपका डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्न में से कौन एआई एजेंट का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एआई एजेंट का प्रकार है? तो वो है आपके सिंपल एआई एजेंट, लर्निंग, ग्लोबल बेस्ड एआई। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एआई के दृष्टिकोण कितने? जो एआई है आखिर इसके कितने दृष्टिकोण हैं? तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एआई है, वीक एआई है, अप्लाइड एआई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपने 26 क्वेश्चन पूरे किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस आर्किटेक्चर को सिस्टोलिक एरे कहते हैं? तो वो होता है आपका MISD। ऑप्शन ए यहाँ पर आप देखेंगे, MISD होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो आपका SISD होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस आर्किटेक्चर को सिस्टोलिक्स एरे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एआई एजेंट पर्यावरण से कैसे जुड़ता है? तो याद रखेंगे, वह आपका सेंसर और पार्सीवर से जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, एआई एजेंट पर्यावरण से कैसे जुड़ता है? तो यह सेंसर और परसीवर के माध्यम से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन एआई की शाखा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एआई की शाखा है? तो आप कहेंगे साइबर फॉरेंसिक नहीं है, फुल स्टैक नहीं है, नेटवर्क डिजाइन नहीं है, तो क्या है? तो वो है आपकी मशीन लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एआई का मुख्य उद्देश्य है बुद्धि के लिए विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना। ऑप्शन सी एक्सप्लेन इंटेलिजेंस टाइप। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एआई को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखेंगे, जो एआई है इसको क्षमताओं और कार्य क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आधार आधारित भुगतान प्रणाली AEPS में लेन देन के लिए क्या आवश्यक होता है? यदि आप AEPS का उपयोग करते हैं लेन देन के लिए तो उसमें आपका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट दोनों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में, UPI में ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो UPI में ट्रांजेक्शन करने के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है हमारा, याद रखेंगे, UPI ID और एमपिन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ये किसका उद्देश्य है? तो ये है आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है?
जो भीम ऐप है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है? तो याद रखेंगे जो भीम ऐप है वह हमारा यूपीआई पर आधारित है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जो भी स्टूडेंट इन सभी पांचों फुल फॉर्म को कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। तो आपको ये पांचों फुल फॉर्म कमेंट करनी है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसको आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आखिर ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और जो आपका त्रिपाल सी एग्जाम है वो फरवरी में है या मार्च महीने में है ये जानकारी आप मुझे जरूर देंगे, आप पर पूरा भरोसा है। पूछा गया है एआई का कौन सा क्षेत्र भाषा समझने से संबंधित है? तो वो है आपका एनएलपी। एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एआई का कौन सा क्षेत्र एआई का कौन सा क्षेत्र भाषा समझने में संबंधित है भाषा समझने से? तो वो है आपका एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कैप्चा होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे मानव और बॉट्स को अलग करने के लिए। मानव और बॉट्स को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा, मानव और बॉट्स को अलग करने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीए शब्द किससे संबंधित है? जो हमारा बीपीए शब्द है आखिर ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे जो बीपीए शब्द है वह हमारा यूपीआई से संबंधित है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो बीपीए होता है उसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन एक डिजिटल भुगतान है? तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? तो वो है हमारा फ़ोन पे। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण क्या है? जो आपका एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट है इसका उदाहरण आपका अमेजॉन अलेक्सा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल साक्षरता मिशन है आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उमंग ऐप में एन का पूरा अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको शुरू में ही बताया था। शायद ये हमारा पहला या दूसरा क्वेश्चन था, वो आपका ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 दबाया जाता है? तो आप कहेंगे आंसर होगा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मेटिंग से डेटा रिकवर नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, हम फॉर्मेटिंग से डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। जो फॉर्मेटिंग हो जाता है वो डेटा आपका रिकवर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेफ्ट नेफ्ट आपकी सेवा जो आपके रियल टाइम होता है? तो आप कहेंगे नहीं। आपने देखा होगा जैसे आप बैंक जाते हैं उसमें आपके जो पैसे होते हैं वो डायरेक्ट कहीं से, जैसे आप यूपीआई का प्रयोग करते हैं तो यूपीआई के माध्यम से आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो नेफ्ट होता है यदि आप नेफ्ट के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है। तो यहाँ पर लिखा है रियल टाइम पेमेंट होता है, तो नहीं, नेफ्ट में आपका बैच प्रोसेसिंग पेमेंट होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एआई का अर्थ ऑटोमेटिक इनपुट होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अभी अभी हम 4-5 बार पढ़ के आ रहे हैं। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है? तो आप कहेंगे नहीं, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जैसे हमारा इनपुट और आप देखेंगे जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश आदेश ऑर्डर देते हैं वो सभी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर को वैध प्रमाणन संस्था के लिए वैध प्रमाण संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है? तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट फंक्शन होता है ये सिर्फ खाली सेल्स को गिनता है? तो आप कहेंगे नहीं, ये कौन सेल को गिनता है? ये उन सेल को गिनता है जिसमें आपके नंबर होते हैं। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर वायरस केवल हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है? तो आप कहेंगे नहीं, जो कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर और डेटा को नुकसान पहुंचाता है, ना कि आपके हार्डवेयर को। जैसे हार्डवेयर में आपके कीबोर्ड माउस मॉनिटर इनको तो नुकसान पहुंचाएगा नहीं, वो आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाएगा या आपके डेटा को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और
आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आई होंगी, आपको इन मैथन क्लास को कर लेना है। यकीन मानिए आपका ट्रिपल सी का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।